क्लास कल हमारा जो टॉपिक था वो बीच में थोड़ा सा रह गया था लास्ट टॉपिक, इसलिए मैंने उसको वीडियो 1 का नाम दिया है। और आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है वीडियो सेकंड, और ये वीडियो सेकंड है फैक्टर अफेक्टिंग द क्लाइमेट एंड वेदर, यानी मौसम और जलवायु के जो तत्व हैं या वो तत्व जो मौसम और जलवायु दोनों को प्रभावित करते हैं उनके बारे में बात कर रहे थे। और तापमान के बारे में हमने डिस्कशन लगभग अपना कंप्लीट कर लिया था। अब हमारा जो नेक्स्ट तत्व या एलिमेंट है वो है आपका वायु दाब यानी एयर प्रेशर। देखिए एयर प्रेशर का मतलब पहले आप इसे ये समझिए कि ये होता क्या है, किस तरीके से जनरेट होता है, इसका किस प्रकार से मौसम और जलवायु पर प्रभाव पड़ता है, ये हम बाद में देखेंगे। देखिए सबसे पहले बात करते हैं एयर प्रेशर बेसिकली होता है यानी वायु दाब क्या होता है। देखिए दो शब्द हैं अलग अलग, आप इन्हें जोड़कर समझ सकते हैं कि वायु और दाब, यानी वायु का जो दबाव है उसे वायु दाब कहा जाता है। और वायु का दबाव किस प्रकार से क्रिएट होता है उसे आप जनरल इस तरीके से समझिए, जैसे सपोज ये आपकी अर्थ है, इस अर्थ के ऊपर एक आपका एनवायरनमेंट यानी वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल है। और पृथ्वी की जो धरातल है, धरातल के ऊपर बहुत सारी विषमताएं देखी जाती हैं, यानी कहीं पर समतल मैदान है और कहीं पर ऊंचे पठार हैं या कहीं पर उससे भी ऊंचे पर्वत भाग हैं। ये इस प्रकार की समतल भूमि जो है जहां पर मैदानी क्षेत्र पाया जाता है, मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि हमारा जो वायुमंडल है विभिन्न प्रकार की परतों से मिलकर बना है, जिसमें मुख्य तौर पर 5 परतें हैं, शोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बहिर्मंडल। ये 5 परतें जब पृथ्वी के धरातल पर दबाव डालती हैं तो उससे एयर प्रेशर क्रिएट होता है यानी वायु का दबाव। देखिए ये जो क्षेत्र है जो आपका मैदानी क्षेत्र है, यहां पर कितने हिस्से में दबाव बढ़ रहा है, यानी आप देख सकते हैं किस प्रकार वायुमंडल की विभिन्न परतें सबसे ज्यादा दबाव कहां डाल रही हैं, मैदानी क्षेत्र पर, क्योंकि यहां पर वायुमंडल जो है वो काफी अधिक मोटा है। वायुमंडल की मोटाई जो हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं घटती चली जाती है, यानी फिर पठार आते हैं। पठार क्योंकि समतल मैदान यानी मैदानी क्षेत्र से थोड़े ऊंचे हैं, जिसके कारण यहां पर दबाव मुख्य तौर पर मैदानी क्षेत्र के मुकाबले काफी कम है। और सबसे ऊंचे भाग जो है वो है हमारे पर्वत, जिसपे हम देख सकते हैं कि यहां पर वायुमंडल जो है वो काफी कम मोटाई के साथ दबाव डालता है, यानी ऊपर के वायुमंडल की परतें धरातल के विभिन्न भागों पर अलग अलग प्रकार से अपना प्रभाव या दबाव डालती हैं, उसे हम कहते हैं एयर प्रेशर या वायु दाब। देखिए वायु दाब का हमने देखा कि क्रिएट कैसे होता है, लेकिन इसके साथ साथ एक सबसे अच्छी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि इसका एनवायरनमेंट के फैक्टर के साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट हमने तत्व पढ़ा था वो था टेम्परेचर यानी तापमान। तापमान का वायु दाब यानी एयर प्रेशर के साथ कुछ एक रिलेशन बिल्डअप है, यानी आप देखें कि तापमान और वायु दाब ये एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन इनके बीच का जो संबंध है वो इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स मतलब उल्टा रिलेशन है। अगर किसी स्थान का तापमान ज्यादा है तो वहां पर वायु दाब जो है वो कम पाया जाएगा, अगर कहीं का तापमान कम है किसी स्थान का तो वहां पर वायु दाब जो है वो अधिक पाया जाएगा। इस तरह से आप देखें तो आपको ये सब चीजें समझ में आएंगी कि टेम्परेचर जो है वो एक ऐसा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है एयर प्रेशर को। और रिलेशन कैसा है इन दोनों के बीच में, इनवर्स रिलेशन को आप कुछ इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, यानी अगर तापमान कम होगा किसी स्थान का तो वहां पर वायु दाब जो है वो बढ़ जाएगा। एक चीज पहले आपने देखा कि एयर प्रेशर क्रिएट कैसे होता है, फिर आपने देखा कि तापमान के साथ वायु दाब का जो संबंध है वो किस प्रकार का है, और इन दोनों के साथ साथ एयर प्रेशर का जो सबसे इंपॉर्टेंट फायदा या सबसे इंपॉर्टेंट यूज है वो है वायु यानी पवनों की उत्पत्ति। देखो यहां पर दो शब्द एक साथ चलते हैं, एक होती है आपकी एयर और एक होती है आपकी विंड, यानी वायु और पवन। ये दो एक साथ यानी समानार्थी समझ ले जाते हैं, लेकिन दोनों में काफी डिफरेंस है। एयर क्या होता है यानी वायु क्या होती है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, यानी गैसों का समूह, मिश्रण। वायु के अंदर बेसिकली जो मैंने आपको बताया था डे 1 को कौन कौन सी गैसेस होती हैं, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, फिर आपकी ऑक्सीजन,
ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हाइड्रोजन, हीलियम, ये वो सारी गैसेस हैं जिनके मिलने से वायु का निर्माण होता है। जिस कमरे में हम खड़े हैं उस कमरे के अंदर वायु उपस्थित है, क्योंकि मैं यहां पर खड़ा हूं और जीवित हूं, तो ये बात अंडरस्टूड है कि यहां पर श्वसन क्रिया को पूर्ण करने वाली सबसे इंपॉर्टेंट गैस ऑक्सीजन उपलब्ध है। दूसरी बात, यहां पर कोई भी वस्तु जो है वो ज्वलनशील अवस्था में नहीं है, यानी ऑक्सीजन के ज्वलनशील प्रभाव को कम करने वाली नाइट्रोजन गैस भी यहां पर उपस्थित है। यानी वायु तो है, लेकिन क्या यहां हवा चल रही है? नहीं। हवा और वायु और पवन में यही बेसिक अंतर है कि जब वायु स्थिर हो, जब किसी स्थान पर गैसों का मिश्रण स्थिर हो, वो आपकी वायु कहलाती है। परंतु जैसे ही वो वायु क्षैतिज रूप में संचलन करना शुरू करती है, मूवमेंट शुरू करती है, वो विंड कहलाती है, यानी पवन कहलाती है। ये स्थिर वायु किन कारणों से चलती है? वो कारण है वायु दाब। वायु दाब के कारण ही पवनों का निर्माण होता है, ठीक है। और पवनें जो हैं वो इसी के अनुसार आगे की तरफ बढ़ती हैं। वायु दाब का सबसे इंपॉर्टेंट फायदा आपको यही मिलता है कि जो आपकी पवनें हैं वो निर्माण करने का कार्य करती हैं। और पवनें एयर प्रेशर यानी हाई प्रेशर एरिया, उच्च वायु दाब क्षेत्र से लो प्रेशर एरिया यानी निम्न वायु दाब क्षेत्र की तरफ चलती हैं। यह सिद्धांत है, इस सिद्धांत को हमेशा याद रखना। पूरे क्लाइमेटोलॉजी के अंदर बहुत बार ये रिपीट होगा, और इस एक अकेले सिद्धांत के ऊपर कई पूरे चैप्टर डिपेंड करते हैं। देखिए शुरुआत कहां से की? वायु दाब। वायु दाब होता क्या है? वायुमंडल की विभिन्न परतों का धरातल के विभिन्न भागों पर पड़ने वाला दबाव, और वो वायुमंडल का जो दबाव है विभिन्न स्थानों पर अलग अलग होता है। समतल यानी समुद्र लेवल के जो हमारे मैदान है वहां पर वायुमंडल की परतें ज्यादा दबाव डालती हैं। आप यहाँ मोटाई देख सकते हैं, यहाँ मोटाई अधिक है, यानी वायु दाब यहाँ पर काफी अधिक है। जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ चलते हैं, पर्वतीय क्षेत्र काफी कम मोटाई का वायु दाब जो है वो प्राप्त करते हैं, वायु दाब कम पाया जाता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा, कभी आप पर्वतीय क्षेत्रों पर गए हो और पहाड़ की चढ़ाई आप लोगों ने कभी करनी कोशिश की हो, तो थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ते ही हमारा सांस फूलने लगता है। सांस फूलने का बेसिक कारण यही होता है कि ऊंचाई के साथ साथ हमारे पास ऑक्सीजन की कमी में होना शुरू हो जाती है। ये सारा सेगमेंट ऊंचाई के साथ वायुमंडल की जो है मोटाई में कमी, वायु दाब में कमी का कारण होती है। फिर वायु दाब का सीधा एक रिलेशन पाया जाता है, वो है टेम्परेचर के साथ। इनवर्स रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है। तापमान अगर राइज करता है तो एयर प्रेशर जो है वो डिक्लाइन कर जाता है, अगर टेम्परेचर डिक्लाइन करता है तो एयर प्रेशर जो है वो राइज कर जाता है। एयर प्रेशर की मौजूदगी की वजह से जो हमारी एयर है वो मूवमेंट के कारण आगे बढ़ती है और पवन का निर्माण करती है। पवनें हमेशा उच्च वायु दाब क्षेत्र से निम्न वायु दाब क्षेत्र की ओर चलती हैं। अब इन सारों का हमारे मौसम पर क्या प्रभाव है? शुरुआत हुई वायुमंडल से। जहां पर वायुमंडल अधिक मोटाई पर है वहां पर हमें ज्यादा मात्रा में सूर्य तप की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि काफी आराम से समतली भाग तक ये सब चीजें पहुंच सकती हैं, सूर्य का प्रकाश पहुंच सकता है, तापमान अधिक हो सकता है। ऊंचाई के साथ हमारा जो है वायुमंडल का उपस्थिति जो है वो कम हो जाती है, तापमान गिर जाता है, मौसम या फिर ठंडा हो जाता है। जलवायु भी वहां पर इस प्रकार की पाई जाती है, ठंडी। फिर टेम्परेचर और एयर प्रेशर के वेरिएशन की वजह से एयर प्रेशर तो बिल्डअप होता है, पवनें चलती हैं। पवनें अगर गर्म क्षेत्र से आती हैं ठंडे क्षेत्र की तरफ तो वो वहां के तापमान को बढ़ा देती हैं। अगर कोई पवन राशि जो है, वायु राशि जो है ठंडे क्षेत्रों से गर्म क्षेत्रों की तरफ आती है तो वो वहां के तापमान को गिरा देती हैं। तो एयर प्रेशर आपका दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, तत्व है, जो मौसम और जलवायु के लिए काफी उपयोगी है। इसके बाद अगला है आपका पवन। पवन भी मैंने आपको बताया क्या है, वायु दाब के परिवर्तन के कारण, वायु दाब में अंतर के कारण पवनों का निर्माण होता है। पवन और वायु का अंतर मैंने आपको बता दिया कि वायु स्थिर होती है, किसी भी स्थान पर मौजूद होती है, परंतु पवनें सभी जगह पर नहीं चलती, वो केवल वहीं चलती हैं जहां उसे वायु दाब में अंतर देखने को मिलता है। क्लियर है? फिर मैंने आपको बताया कि पवनें अगर गर्म क्षेत्र से आती हैं तो गर्म तापमान लेकर आती हैं, तापमान को बढ़ा देती हैं। अगर ठंडे क्षेत्र से आई हैं तो वहां के तापमान को गिरा देती हैं। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार मुख्य तौर पर 3 स्थायी पवनें जो हैं हमारी हैं। स्थायी पवनों का चार्ट मैंने आपको पिछले ही वीडियो के अंदर बताया है। बेसिक तौर पर 3 हमारी जो परमानेंट विंड है वो है ट्रेड विंड
यानी व्यापारिक पवने या पूर्वा पवने जिन्हें आप जानते हो, दूसरी है आपकी वेस्टर्लीज यानी पछुआ पवने जिन्हें आप जानते हो, और तीसरी है आपकी पोलर विंड। इसकी फीचर्स, इनसे किस प्रकार से जलवायु और तापमान प्रभावित होते हैं, मौसम या जलवायु प्रभावित होती है, ये मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बता दिया है। तो पवनों का स्ट्रक्चर भी आप एयर प्रेशर के साथ जोड़कर पढ़ सकते हैं। बेसिकली ये दोनों हैं एक दूसरे से रिलेटेड ही, आप इन्हें अलग नहीं कर सकते, तो इन्हें एक साथ ही पढ़ा जाएगा। और जो हमारा लास्ट फैक्टर है, लास्ट तत्व है, वो है आर्द्रता। आर्द्रता, आर्द्रता के साथ एक शब्द आप और जोड़कर रख सकते हैं, वो है वर्षा। देखिए आर्द्रता मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में भी बताया है, जहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तापमान अधिक होता है। चार्ट मैंने आपको पहले भी समझाया है। अर्थ है, इस अर्थ के ऊपर कुछ एक भाग ऐसे हैं जहां पर जल राशियों की उपस्थिति है। सनलाइट की प्रेजेंस में जब तापमान बढ़ता है, यानी तापमान में वृद्धि होती है, टेम्परेचर जब बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से पृथ्वी की सतह पर जो जल राशियां उपस्थित हैं वो तापमान को ग्रहण करती हैं, उष्मा ग्रहण करती हैं और वाष्पीकृत होती है। क्या होती हैं? वाष्पीकृत। इंग्लिश में से बोलते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के साथ साथ एक और एलिमेंट ऐसा है, एक और ऐसी फीचर है जिसकी वजह से पृथ्वी की सतह का जो जल है वायुमंडल तक पहुंचता है। एक था इवेपोरेशन, वाष्पीकरण, दूसरा है आपका वृक्षों के द्वारा भूमि के जल को गैस यानी जलवाष्प में परिवर्तित करके वायुमंडल में भेजना। इस प्रक्रिया को, इस पूरी क्रिया को बोला जाता है वाष्पोत्सर्जन। इसका क्या बोला जाता है? वाष्पोत्सर्जन। और दूसरा क्या था आपका? वाष्पीकरण। यह था आपका वाष्पीकरण। इन दोनों ही माध्यमों से, इन दोनों ही क्रियाओं के द्वारा भूमि के ऊपर जो जल उपस्थित होता है, तापमान यानी उष्मा की उपस्थिति के कारण जल यानी लिक्विड से गैस में परिवर्तित होकर हल्का हो जाता है और कहां पहुंच जाता है? वायुमंडल। कहां पहुंच जाता है? वायुमंडल में। तो अब हम जो बात कर रहे हैं वो है आपकी आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी किसे कहते हैं? आर्द्रता किसे कहते हैं? वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में, वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में जो जल उपस्थित होता है उसे हम आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता गई कहां से? बेसिकली गई भूमि से है। कारक क्या है? तापमान है, उष्मा है। कारक दो विधियां कौन कौन सी बनी? वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन। दोनों विधियों से जल हमारे वायुमंडल में गया, आर्द्रता कहलाती है। क्लियर है ना? अब आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जब कभी भी तेज धूप निकलती है, तेज धूप में हमें गर्मी महसूस होती है, लेकिन अगर हम उसी धूप के समय किसी नदी, तालाब या झरने के किनारे बैठे होते हैं तो हमें वायु के अंदर वो नमी जो है, वो नमी हमें ठंडक महसूस कराती है। वो ठंडक बेसिकली आर्द्रता ही है। और आप ये चीज समझ पा रहे होंगे कि अगर आर्द्रता कहीं पर उपस्थित है तो वहां का तापमान जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। ठीक है, तापमान कम होता है तो हमें काफी ठंडा महसूस होता है, मौसम जो है वो सडनली बदलना शुरू कर देता है। अब आर्द्रता के बाद जो दूसरी प्रक्रिया इसके साथ जुड़ी हुई है वो है संघनन। क्या है वो? संघनन। देखिए दो विधियों के द्वारा भूमि का जल वायुमंडल में गया, वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। ठीक है, बादल वायुमंडल के अंदर एक तो जलवाष्प जो कि भूमि से गैस के रूप में गए हैं और दूसरे होते हैं आपके धूलकण। इन दोनों ही तत्वों के आपसी क्रिया प्लस ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट होता है आपका औसांक बिंदु। औसांक बिंदु तापमान का वो बिंदु है जो ऊंचाई के साथ साथ तापमान के गिरने के कारण प्राप्त हुआ है, और वो उस लेवल पर जाकर मिलता है जहां पर जलवाष्प और धूलकण आपस में मिलकर संघनन की प्रक्रिया को शुरू करते हैं और किसका निर्माण करते हैं? बादलों।
बड़ा सिंपल सा फैक्टर है, ज्यादा नहीं है। मैंने आपको बताया था नॉर्मल लैप्स रेट, नॉर्मल लैप्स रेट यानी ऊंचाई के साथ साथ टेम्परेचर का गिर जाना। तो जैसे जैसे आप ऊंचाई तक जाते हैं, जलवाष्प ऊंचाई तक जाते हैं, ऊंचाई तक जाकर एक पॉइंट ऐसा आता है तापमान का जहां पर ये जलवाष्प धूल कणों के साथ क्रिया करते हैं और कौन सा सिद्धांत पूरा करते हैं, संघनन। इन संघनन के कारण किसका निर्माण होता है, बादलों का। वो कौन सा पॉइंट है जहां पर जाकर बादल बनते हैं, उसे ड्यू पॉइंट बोला जाता है। बादलों का निर्माण हो गया, तेज धूप थी, तेज धूप से वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन हुआ, संघनन प्रक्रिया पूर्ण हुई, बादलों का निर्माण हुआ, मौसम, आकाश में बादल छा गए, मौसम कैसा हो गया, क्लाउडी हो गया। जैसे ही मौसम क्लाउडी होगा और ये प्रोसेस यानी संघनन की प्रोसेस निरंतर चलती रहती है, बादलों के अंदर जलवाष्प भरते चले जाते हैं और जब ये बादल उस जलवाष्प को संभाल पाने में असमर्थ हो जाते हैं तब अगली प्रक्रिया शुरू हो जाती है, उसे कहा जाता है वर्षण। देखिए मैंने यहां वर्षा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, मैंने यहां शब्द इस्तेमाल किया है वर्षण। वर्षण को इंग्लिश में कहते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन वो मेथड्स है जिसके अंदर आपको वर्षा यानी जल के रूप में, ये जलवाष्प पुनः जल के रूप में जब नीचे आते हैं, बादलों से जलवाष्प पुनः जल का रूप लेकर पुनः धरती पर आते हैं, उसे कहते हैं वर्षा। किस रूप में आया है, जल के रूप में। प्लस कई बार ये जलवाष्प वर्षा यानी जल का रूप लेने के बजाय ठोस यानी बर्फ का रूप भी ले लेते हैं। ठीक है, अगर वर्षा जल के रूप में है तो वर्षा, अगर ठोस के रूप में है तो आप उसे ओलावृष्टि, ओलावृष्टि या सहिमवृष्टि या जिसको आप लोग स्नोफॉल बोलते हो हिमवृष्टि, इन रूप में जब ये सारे काम होते हैं तो इसे आप लोग वृष्टि यानी वर्षण का एक रूप समझ सकते हैं। जल के रूप में आए तो वर्षा, अगर ठोस रूप में आए तो वृष्टि। कई बार ये दोनों मिलकर भी, जैसे हम वर्षा के साथ कई बार ओलावृष्टि देख लेते हैं, तो ये वो प्रोसेस है जिसके कारण हम वर्षा नहीं, हम वर्षण शब्द इस्तेमाल करते हैं। वर्षण का मतलब जल भी आ सकता है और बर्फ भी आ सकती है, पर अगर आप सिर्फ वर्षा देखते हो तो वो सिर्फ जल के रूप में होगी, और अगर आप बर्फ को ठोस रूप में देखते हो तो वो वृष्टि के रूप में होगी। तो यहां पर जो आप नेक्स्ट सेगमेंट देखते हो वो है आपकी वृष्टि। ये किसी भी रूप में हो सकता है, यानी जब अर्थ से वाटर ऊपर गया वो लिक्विड फॉर्म में था, लिक्विड से गैस में परिवर्तित हुआ। जब संघनन प्रोसेस हुई तो संघनन से वो जो गैस थे वो फिर से लिक्विड प्लस सॉलिड किसी भी फॉर्म के अंदर पुनः धरती के ऊपर आ जाते हैं। और हम देखते हैं कि जब वर्षा या वर्षण होता है या फिर ओले पड़ते हैं तो ठंडक बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, मौसम फिर सडनली अपनी करवट बदलता है, गर्म से ठंडा, ठंडे से फिर दोबारा, अगर बादल छट जाए, बरसात रुक जाए, धूप निकल जाए तो फिर से पुनः वही मौसम का जो चक्र है वो शुरू हो जाता है। तो ये बेसिकली आपके चार जो थे तत्व थे जिनसे मौसम या जलवायु जो है वो प्रभावित होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए कारक तत्व यही हैं, तापमान, वायुदाब, पवने, आर्द्रता, वर्षा या वर्षण। ठीक है, इन तत्वों को बेसिकली दूसरे कारक प्रभावित करते हैं। हमने डिस्कस किया था कल बड़े लेक्चर में कि जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से दूर जाते हैं ध्रुवों की ओर तापमान में गिरावट आती है, तो ये वो कारक है भूमध्य रेखा से दूरी। मैंने आपको बताया था नॉर्मल लैप्स रेट की ऊंचाई के साथ साथ तापमान में गिरावट आती है, तो ये दूसरा कारक है जो तापमान और मौसम या जलवायु को प्रभावित कर सकता है। ये वो फैक्टर्स हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो टिल देन आप इन्हें एक बार फिर से सुन लीजिएगा, कोई डाउट होगा तो हम अपनी डाउट सेशन क्लासेस के अंदर से क्लियर करेंगे। टिल देन थैंक यू।